दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 2 विलियन, और इसमें से अपन ने पास जो टॉपिक है हेनरी नियम। मतलब इस वाले वीडियो लेक्चर में अपन हेनरी नियम क्या है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम की सीमाएं तथा हेनरी नियम से संबंधित आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर अपन हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम का क्या कथन है, इसको सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए हेनरी का नियम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हेनरी ने जो ये नियम दिया था ये किसके ऊपर दिया था, मीनिंग यहाँ पर कंडीशन उसने अप्लाई की थी, और कंडीशन क्या थी, स्थिर ताप पर ये वाला नियम है दिया गया है। मीनिंग जो तापमान है उसको क्या किया है, कांस्टेंट किया। तो हेनरी नियम है, हमेशा ध्यान रखना है किसको कांस्टेंट इसने कंसीडर किया था, स्थिर ताप पर। तो देखिए यहाँ पर नियम क्या बन जाएगा, हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब हेनरी ने एक ही बात बोली कि स्थिर तापमान पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहां से देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी। तो कोई भी आपके पास कोई भी गैस उपस्थित है और उसका वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को किससे प्रदर्शित किया है, पी से, और ये समानुपाती होता है। समानुपाती किसके होगा, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर गैस के मोल अंश को मैंने किससे प्रदर्शित किया है, एक्स से। तो यहाँ पर देखिए जो पी समानुपाती क्या हो गया, एक्स हो गया। जैसे समानुपाती वाला चिन्ह आप यहाँ से हटाओगे, क्या लेना पड़ेगा आपको, नियंतांक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर नियंतांक कौन सा आता है, के एच आता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर P का मतलब तो क्या हो गया, P का मतलब हो गया गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। X का मीनिंग क्या हो गया, विलयन में गैस के मोल अंश, और के अंश का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से के अंश का मीनिंग होगा हेनरी नियंतांक। तो यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्या पूछ सकता है, ग्राफ भी पूछ सकता है। तो ये वाला सबसे पहले तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। हेनरी का जो कथन है वो कथन ये वाला, मीनिंग P इक्वल टू क्या होता है, के एच एक्स होता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता रखना है कि के एच का मीनिंग क्या है। तो ये के एच इक्वल टू हेनरी नियंतांक, के एच का मीनिंग क्या होगा, हेनरी नियंतांक होगा यहाँ पर। अब अगर देखिए आपसे अगर ग्राफ पूछे, यहाँ पर ग्राफ पूछ सकता है किस किस के मध्य, P और X के मध्य। तो किस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ है वो प्लॉट होगा, तो ग्राफ को अंडरस्टैंड कीजिए। ये लीजिए मैंने यहाँ पर ग्राफ मेंशन कर रहा हूं मैं। एक एक्सिस पर तो लेना है आपको आंशिक दाब गैस का वाष्प अवस्था में, और सेकंड वाले एक्सिस पर आपको क्या लेना है, गैस के मोल अंश लेने। ये लीजिए मैंने दो एक्सिस वो कंसीडर कर लिए। पहले वाले एक्सिस पर जो इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इस पर मैंने कंसीडर कर लिया है कौन सा, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मतलब P, और P का ग्राफ किसके अलोंग आपको किसके साथ प्लॉट करना है, गैस के मोल अंश, जिसको आपने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो यहां से अब देखिए किस टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहां पर जब आप फॉर्मूले देखोगे तो क्या है, P इक्वल टू के एच और एक्स है। ये वाला फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। अब यहां पर देखिए कोई भी ग्राफ को किस टाइप से बनाते हैं, उसको y इक्वल टू एम एक्स। तो m तो आपके लिए क्या हो गया, के एच हो गया, और यहाँ पर x एक्सिस की जगह आपको क्या रखना है, मोल अंश रखने गैस के, या मोल भिन्न रखना है। तो ये देखिए तो ग्राफ कैसा बनेगा, समानुपाती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा, पहली बात। दूसरी इस वाली ग्राफ की ढाल क्या होगी, m किसको प्रदर्शित करता है, ढाल को, स्लोप को। तो ढाल क्या होगी, के एच होगा। और ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, मीनिंग ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर C है वो क्या है, F से एंटर, मीनिंग जो अंतःखंड है वो अंतःखंड यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो देखिए किस प्रकार का ग्राफ बनेगा यहाँ पर, तो ग्राफ बनेगा आपके पास स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आपके पास ग्राफ कौन सा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, पहली थिंग। और इस
स्ट्रेट या सीधी रेखा के ग्राफ में जो ढाल है वो ढाल किसको प्रदर्शित करेगी, आपकी के एच को, क्योंकि ढाल एम का मीनिंग क्या होता है, स्लोप या ढाल। तो स्लोप किसके इक्वल है, हेनरी नियतांक के। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पर जो ढाल आएगी, स्लोप है, वो किसके इक्वल है, हेनरी नियतांक के इक्वल है। तो ये हो गया आपके पास ग्राफ। और ग्राफ आपने किस किस के मिड में आपने प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट किया आपने गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब और विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के मध्य। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो हो गया हेनरी का नियम का। अब इंपोर्टेंट यहाँ से एक बड़ी इंपोर्टेंट बात है जो आपको लर्न करनी है, क्या कि जब भी आप अगर तापमान को बढ़ाते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी क्या कर रहे हो, तापमान को बढ़ाते हो, तो जब जब तापमान बढ़ेगा तब तब हेनरी नियतांक है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और जैसे जैसे हेनरी नियतांक में वृद्धि होगी तो जो गैस की विलीयता है वो घटती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गैस की विलीयता है इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब जब आप तापमान में वृद्धि करोगे हेनरी नियतांक का मान भी बढ़ता है, और हेनरी नियतांक का मान जितना अधिक होगा उस वाली गैस की जो विलीयता द्रव्य विलायक में उतनी क्या होती है, कम होती है। तो देखिए नेक्स्ट वाला, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अब यहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं आपके आरबीसी के अंदर, जो आरबीसी की किताब है उसके अंदर ये अनुप्रयोग मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन फिर भी क्या आता है 2005 में भी यहां से सवाल आ रखा है हेनरी नियम के अनुप्रयोग से। तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए। नोटबुक और पेन जरूर साथ लेकर बैठिए, जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं मैं नोट्स, उनको जरूर राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए उनके। तो देखिए नोटबुक के अंदर साथ साथ इनको मेंशन करते चलो, राइट डाउन करते चलो। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग, सबसे पहला अगर अपन अनुप्रयोग की बात करेंगे कि हेनरी नियम में इसके क्या यूज है, तो पहला यूज देखिए, सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जो भी आपके पास ये सॉफ्ट ड्रिंक आती है, थम्स अप, कोका कोला वगैरह, तो इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इन बोतलों को अधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो ये किसका अनुप्रयोग है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। दूसरा वाला देखिए अनुप्रयोग, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों को अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है, जिसे क्या कहते हो, बेंड्स कहते हो। ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन है, जब रुधिर से वापिस इसकी सतह पर आएंगे गोताखोर, तो वहां पर दाब कम होगा। दाब कम होने पर जो रुधिर में घुली हुई जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, बाहर निकलेगी, और वहां पर उस दौरान क्या होगा, रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और उससे एक विकार उत्पन्न हो जाता है, और उस वाले विकार रोग को क्या बोलते हो, बेंड्स बोलते हो। बेंड्स अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बेंड्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। और ये आपको कॉम्पोजिशन संगठन ध्यान रखना है। काफी टाइम डायरेक्ट पूछा जाता है कि गोताखोर जो भी सिलेंडर यूज करते हैं श्वास लेने के लिए, उन सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें भरी जाती है, पहला सवाल, और उन गैसों की प्रतिशत मात्रा किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखिए 11.7% तो क्या होता है सिलेंडर में, हीलियम होता है। 56.2% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, और 32.1% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो हेनरी नियम का जो दूसरा उपयोग है उसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी गोताखोर है समुद्र की गहराई की ओर जाती है तो वहां पर क्या होता है, अत्यधिक दाब के कारण जो अन्य गैसें हैं उनकी रुधिर में घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब भी गोताखोर वापिस से सतह की ओर आती है तो दाब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उस वाली कंडीशन में जो रुधिर में घुलनशील गैस है वो वापिस से क्या होती है,
बाहर निकलती है। तो इस दौरान जो रुधिर में घुली हुई नाइट्रोजन जब बाहर निकलती है तो ये क्या करता है, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है। और अवरोध उत्पन्न होने का कारण क्या है, रुधिर में क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं नाइट्रोजन गैस के, और इसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, जानलेवा होता है और साथ में कैसा होता है, पीड़ादायक होता है। अब इस प्रभाव को, बेंड्स के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करते हैं गोताखोर, जो भी टैंक यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस मिलाते हैं, हीलियम मिलाकर क्या किया जाता है, तनु किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि उस वाले टैंक या सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें भरी जाती है। 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन गैस होती है और 32.1% कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला उपयोग, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हो तो वहां पर जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो यही मेंशन किया है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों का मतलब क्या है, जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, तो रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता से सोच नहीं सकते हैं। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं। वापिस यहां से इंपोर्टेंट बन सकता है डायरेक्ट, एनोक्सिया किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है एनोक्सिया के ऊपर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हो तो वहां पर क्या होता है, आंशिक दाब है सतह की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कॉमन सेंस की बात, अगर आंशिक दाब कम हो गया तो जो डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन है इसकी ऊतकों में सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी ऑक्सीजन की ऊतकों में सांद्रता कम होगी तो इसके कारण ऊंचाई पर रहने वाले लोग और जो आरोहक है वो कैसे हो जाते, कमजोर हो जाते और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। इसी लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। मीनिंग ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसको क्या बोल दिया, एनोक्सिया बोल दिया। तो ये तीनों के तीनों अनुप्रयोग बड़े इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते। आरबीसी बुक में इसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी 2005, 2006 और रिसेंटली यहाँ से आपके गोताखोर जो टैंक उपयोग करते हैं उसमें कौन सी गैसें होती है और उनका क्या क्या प्रतिशत मात्रा होती है, ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट वाला देखिए, हेनरी नियम की सीमाएं। अपने हेनरी का नियम का क्या कथन है उससे डील कर लिया, ग्राफ बना लिया, किस किस के मध्य ग्राफ बना लिया था, विलियन में गैस का वाष्प अवस्था में उपस्थित आंशिक दाब और गैस के मोल भिन्न के मध्य ग्राफ बनाया था। कैसा प्राप्त हुआ था आपको, सीधी रेखा में क्या हुआ था, ग्राफ प्राप्त हुआ था, जिसका ढाल क्या था, KH यानी हेनरी नियतांक था। अब हेनरी नियम की सीमाएं देखिए कि ऐसी कौन कौन सी सीमाएं जहां पर हेनरी नियम है फिर उनके बाद में हेनरी नियम है वो अप्लाई नहीं हो पाता। तो हेनरी नियम की पहली सीमा देखिए, ताप बहुत निम्न ना हो, मतलब तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, दाब बहुत अधिक नहीं हो, दाब का मान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, अर्थात विलयन कैसा हो, तनु हो। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे से हेनरी नियम हो चाहे से राउल्ट का नियम हो, दोनों के दोनों नियम इसके लिए लागू होती है, तनु विलयनों के लिए लागू होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी गैस आप उसको द्रव्य विलायक में घोल रहे हो तो गैस की विलेयता विलायक में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अर्थात विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। नेक्स्ट वाली सीमा देखिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव्य व गैस ये दोनों अवस्थाओं में समान हो, मतलब जो भी गैस की आणविक अवस्था है वो द्रव्य और द्रव्य के साथ साथ गैस की अवस्था दोनों में क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। मतलब जो गैस की मोलिकुलर स्टेट है वो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और एक और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो सीमा, यहाँ पर हेनरी नियम की सीमाएं की अगर बात करें तो एक और यहाँ पर आप लिमिटेशन ऐड कर सकते हो, लिमिटेशन नंबर 5 यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और लिमिटेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा, गैस का आयनन व समगुणन नहीं होना चाहिए, गैस का विलायक में, क्योंकि गैस को किस में घोल हो गया, द्रव्य विलायक में, तो गैस का विलायक में आयनन मतलब ना ही तो वो अपने आयनों में टूटनी चाहिए, आयनन व समगुणन
मतलब ऐसा नहीं कि गैस के अणु आपस में मिलकर क्या बना ले, बड़े अणु का निर्माण कर ले। तो यहाँ पर गैस का विलायक में आयनन व समगुणन नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए हेनरी नियम के लिए, नहीं होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन यहाँ पर मेंशन की और आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। यहाँ से सवाल आ रखा है आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में भी, हेनरी नियम की क्या क्या सीमाएं। तो हेनरी नियम की 5 सीमाएं, जिसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ताप बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता द्रव विलायक में कम होनी चाहिए, अर्थात विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। और गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव व गैस ये दोनों अवस्थाओं में क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और लास्ट में ये ध्यान रखना है कि गैस का द्रव विलायक में आयनन व समगुणन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखिए पॉइंट। अब यहां से देखिए कौन कौन से सवाल बनते हैं हेनरी नियम के ऊपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो उन वाले सवालों को मैंने क्या किया, कलेक्ट किया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। पहला सवाल देखिए यहाँ से, किस टाइप से हेनरी नियम से रिलेट करके सवाल बन जाते हैं यहाँ से। तो पहला सवाल देखिए, एक शीतल पेय पदार्थ जो कि कार्बोनेटीकृत है की ठंडी बोतल को खोलने पर गैस के बुलबुले तेजी से बाहर निकलते हैं, क्यों। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपने सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जो कोका कोला, थम्स अप जो मार्केट में अवेलेबल है, इनको क्या किया होगा, जब भी आपने ठंडा करके फ्रिज में रखकर फिर इसका अगर आप ढक्कन खोलते हो तो उस वाली कंडीशन में आप देखते हो कि इसका जो सतह है वो ऊपर उठ जाती है, मतलब जो इसमें घुली हुई गैस है वो बाहर निकलती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये भी किसका अनुप्रयोग है, हेनरी नियम का। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कार्बोनेटीकृत पेय की बोतल। कार्बोनेटीकृत का मतलब क्या है कि उसमें CO2 घुली हुई है, तो इसको ही बोल रही हो आप कार्बोनेटीकृत। तो कार्बोनेटीकृत पेय की बोतल में जब उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, ये अपन को पहले से पता है, क्योंकि अनुप्रयोग में अभी आप देख रहे हो कि जो भी शीतल पेय पदार्थ है, सोडा जल और शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उनमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए आप बोतल को क्या करते हो, अधिक दाब पर क्या करते हो, बंद करते हो। तो यहीं पर यही बोल रहा है सेम थिंग कि कार्बोनेटीकृत पेय की बोतल में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, भरी रहती है। जब बोतल का ढक्कन खोला जाता है तो यह गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तेजी से बाहर निकलती है, अतः गैस के बुलबुले बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास सोडा वाटर हो या फिर शीतल पेय की बोतल हो, इसको अधिक दाब पर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरकर बंद किया जाता है। और जब भी आप बोतल खोलते हो तो हमेशा आपको पता है कि अधिक दाब से निम्न दाब की ओर गैसों का क्या होता है, फ्लो होता है। तो बस यही बोला कि जब भी ढक्कन खोला जाता है तो यह गैस, मतलब गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है, तेजी से बाहर निकलती है, और जिसके फलस्वरूप गैस के बुलबुले बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पर हेनरी का नियम मान्य क्यों नहीं होता, कारण बताइए। मतलब जो भी अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस है, इस पर हेनरी नियम का पालन नहीं करता, तो इसका क्या कारण है। तो देखिए अभी आप सीमाएं पढ़कर आए हो, इसमें एक सीमा जो लास्ट वाली मेंशन की थी मैंने, गैस का विलायक में आयनन व समगुणन नहीं होना चाहिए, तो इसी से आंसर आएगा इसका। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हेनरी नियम है उसकी पालना नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो किस टाइप से यहाँ पर आपको रिएक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3 होता है, ये लीजिए अमोनिया गैसियस फॉर्म में होता है। प्लस अब अमोनिया तो आपके लिए विल्य हो गया और विलय क्या होगा, जल होगा, क्योंकि आप किसमें घोलोगे गैस को, जल के अंदर क्या करोगे, विलय करोगे। तो ये लीजिए जल क्या हो गया, एक्वस या लिक्विड हो गया। अब जब भी ये अमोनिया H2O के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और आपने क्लियर बोल रखा है कि हेनरी का नियम तभी अनुपालना होगी हेनरी के नियम की जब जो भी गैस है उसका आयनन व समगुणन विलायक में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अमोनिया गैस थी और यहाँ पर जो विलायक कौन सा था आपके पास, जल था, इसके साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, और अभिक्रिया करके कौन से आयनों का निर्माण कर देगी, एक तो अमोनियम बन जाएगा एक्वस के अंदर जलीय अवस्था में, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा OH-। ये भी कौन सी अवस्था में बन जाएगा, जलीय अवस्था में बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अमोनिया गैस थी उसने विलायक से क्या कर लिया है, अभिक्रिया कर ली है, और अभिक्रिया करके क्या हो रहा है, उसका
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये हेनरी नियम की जो शर्त थी उसका पालन नहीं कर रहा है। हेनरी ने ये बोला था कि कोई भी आपके अगर पास गैस हो और अगर उसको हेनरी नियम का पालन करना है तो गैस का विलायक में आयनन व समगुणन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अमोनिया है वो वाटर मीनिंग जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके आयनन हो रहा है, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा कौन सी गैस बोला है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कौन सा होता है? HCl। ये भी गैसियस अवस्था में। किसमें घोल रही हो आप इसको? जल में। मतलब विलायक कौन सा आपके पास? H2O है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी क्या होता है आपके पास? ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। मतलब कौन सा बन जाएगा? एक तो H+ बन जाएगा, दूसरा कौन सा बन जाएगा? Cl-। और आपने इसको जल में घोल दिया तो मीनिंग कौन सी अवस्था में रहेगी ये वाले आयन? एक्वस अवस्था में रहेगी। अब इसका आंसर देख लीजिए, किस प्रकार से आपको हेनरी का नियम था उसको रिएक्शन के फॉर्म में आपसे लिमिटेशन पूछ लिए इनडायरेक्टली रूप से। तो हेनरी के नियम की क्या सीमा है? हेनरी के नियम की यह सीमा है कि गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय अवस्था दोनों में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन अमोनिया जल में विलयशील होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में आयनों में आयनित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन क्लोराइड था वो जल में अपने आयनों में क्या हो गया? आयनित हो गया, आयनन हो गया गैस का विलायक में, तो हेनरी के नियम की पालना नहीं होगी। दूसरा अमोनिया है, अभी आपने बोला था कि उसकी विलयता विलायक में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, अर्थात विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अमोनिया उसकी विलयता अधिक है जल में, तो निर्माण किसका हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। किस प्रकार से मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पर? NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों के दोनों गैसें हेनरी नियम की पालना नहीं करती। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जलीय जीव जंतु, यहाँ पर बात कर रहा है एक्वेटिक स्पीसीज की। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये सवाल बड़ा इंपोर्टेंट है, काफी टाइम पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए क्या सवाल है, जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक आसानी से रहते हैं, कारण दीजिए। मतलब जो भी जलीय जंतु मतलब जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु है वो क्या बोला कि गर्म जल की तुलना में जो ठंडा जल होता है उसमें आसानी से रहते हैं, मतलब आसानी से जीवित रहते हैं। इसका कारण क्या? तो इसका कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करवा दिया था। ये देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, मतलब गर्म जल की बात कर रहा है तो तापमान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो हेनरी जो नियंत्रक उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब हेनरी नियंत्रक में वृद्धि होगी तो गैस की विलयता जल में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यही से आंसर आएगा, क्योंकि जो भी जलीय जीव जंतु है उनको अपने जीवन यापन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अगर गर्म जल की बात किया तो गर्म जल में जो ऑक्सीजन की विलयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब गर्म जल में ऑक्सीजन की विलयता घट जाएगी तो जो भी जलीय जीव जंतु है उनको आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी। और जब आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी तो मतलब जो भी जलीय जीव जंतु उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखेंगे जो ठंडे जल है उसमें गैसों की विलयता क्या होती है? अधिक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला, थम्स अप वगैरह, जब भी आप इसको फ्रीज में रखकर और फिर उसके बाद में अगर आप इसका ढक्कन क्या करते हो? खोलते हो, तो वहां पर क्या होता है? जो CO2 है उसकी विलयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कारण क्या होता है कि वो वाली जो कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्या आती है? बोतल से बाहर आ जाती है। तो यही कारण है इसका भी। तो देखिए इसका आंसर किस टाइप से प्रोवाइड कराओगे आप? ताप बढ़ाने पर गैसों की जल में विलयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसका मैंने आपको रिलेशन बता दिया, तापमान बढ़ाने पर हेनरी नियंत्रक बढ़ता है और हेनरी नियंत्रक बढ़ने पर गैस की विलयता विलायक में कम हो जाती है। तो तापमान बढ़ाने पर गैसों की जल में विलयता कम हो जाती है, अतः गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जो भी जलीय जीव जंतु है उनको अपना जीवन यापन करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और गर्म जल है तो वहां पर तापमान बढ़ गया तो ऑक्सीजन की जो घुलनशील मात्रा है जल में वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक आसानी से रहते, क्योंकि ठंडे जल में घुलनशील
ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है। कॉमन सेंस की बात है, जितना कम तापमान होगा वहां पर गैस की घुलनशीलता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। और अगर कम तापमान है मतलब ठंडा जल है तो वहां पर डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की घुलनशील मात्रा अधिक है, तो जलीय जीव जंतु आसानी से डाई ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले ठंडा किया जाता है क्यों? मतलब जो भी अमोनिया की बोतल आती है जिसके अंदर अमोनिया को रखा जाता है, उसको खोलने से पहले उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और इसका कारण बताना है कि क्या कारण है कि अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले क्या किया जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है। कारण देखिए, अमोनिया की बोतल को ठंडा करने से उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे द्रव अमोनिया तेजी से बाहर नहीं निकलती है। जो भी अमोनिया होता है अगर वो बाहर कम निकलेगा, अगर उसका वाष्प दाब अधिक है तो वो क्या करेगा, तुरंत बोतल से क्या आ जाएगी, अमोनिया गैस बाहर आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले ठंडा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी आपने उसको फ्रीज कर दिया तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। और वाष्प दाब में कमी के कारण जो द्रव अमोनिया है वो बोतल से तेजी से बाहर नहीं निकलती है। इसीलिए अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट वाला देखिए, ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक पर क्या प्रभाव होता है? ये स्टार्टिंग में मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया था कि अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो देखो मैंने वहां पर मेंशन किया था, अगर आप तापमान बढ़ा रहे हो तो उस वाली परिस्थिति में क्या होगा, हेनरी नियतांक केएच का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और जब भी केएच का मान बढ़ेगा तो जो गैस की विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो यही आपको मेंशन करना है, ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। तो जैसे तापमान बढ़ाओगे तो केएच का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप गैसों की द्रव विलायक में विलेयता क्या होती है, घट जाती है। अर्थात जो गैस की द्रव विलायक में घुलनशीलता या विलेयता क्या होती है, घट जाती है। तो ये प्रभाव होता है किसका, तापमान का, हेनरी स्थिरांक पर। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया हेनरी नियम। हेनरी नियम में क्या क्या कथन है, ग्राफ किस किस के मध्य पूछता है, ढाल का मान क्या होता है, और तापमान और हेनरी नियतांक और गैस की विलेयता एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। उसके बाद में अपन ने डील किया था हेनरी नियम के अनुप्रयोग, जिसके अंदर आपने ये दोनों के दोनों तीनों अनुप्रयोग इंपोर्टेंट है। एनोक्सिया क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। गोताखोर के जो सिलेंडर या टैंक में कौन कौन सी गैसें होती है उनका कंपोजिशन संगठन पूछ लेता है। और जो भी सोडा जल या शीतल पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इनको अधिक दाब पर बंद किया जाता है। फिर देखा आपने हेनरी नियम की सीमाएं, और सीमाएं के अंदर आपने देखा कि तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैस ये दोनों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और गैस का विलायक में ना ही तो आयनन होना चाहिए और ना ही समगुणन होना चाहिए। इसके बाद में अपन ने डील किया है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करना है। साथ में ये इस वाले वीडियो लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है हेनरी का नियम है उसके नोट्स अपनी नोटबुक में जरूर बना लेने। थैंक यू।